रिया ने उसे पीछे से आवाज़ दी तो वो लड़कियों वाले अंदाज में पीछे पलटा और लड़कियों के ही आवाज़ में बोला, क्या हुआ रिया, तुम जाग क्यों गई? अभी तो मैं आई ही थी रवि के साथ घूमने के लिए, तुमने आकर सब मज़ा ख़राब कर दिया। ऐसा कहकर मुंह बनाकर रवि वापस अपने कमरे में चला गया और सो गया, पर रिया वहीं सोफे पर बैठ गई और जागते हुए पूरी रात निकाल दी। अगले दिन रिया ने रवि को देखा तो वो हमेशा की तरह नॉर्मल बिहेव कर रहा था। रिया को शक हो गया कि रवि के ऊपर किसी चुड़ैल या आत्मा का साया है। ये शक यकीन में तब बदला जब अगली रात रिया ने सोने का नाटक किया और अपने पति पे नजर रखी। पहले तो रवि आराम से सो गया और खर्राटे भी लेने लगा। उसके कुछ देर बाद रवि उठ गया और उठ के बेड के पास वाली अलमारी में गया और उसने अलमारी खोली और रिया के कपड़ों में से एक गुलाबी रंग का सूट निकालकर पहन लिया। पूरे श्रृंगार करके नकली बाल लगा के नीचे जाने लगा। रिया डर गई कि इस हाल में रवि बाहर निकल गया और किसी ने उसे देख लिया तो क्या होगा। उसने रवि को पीछे से आवाज लगाकर रोकने की कोशिश की, जिससे रवि चिढ़ गया और वापस पीछे आकर उसने रिया का गला पकड़ लिया और गुस्से में लड़कियों वाली आवाज में बोला, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, ये मेरे और रवि का घूमने का वक्त है। तू हर रोज रोक टोक करके हमें परेशान कर देती है। अब की बार तूने हमें रोका ना तो मैं तेरी ज़बान काट कर खा जाऊंगी, फिर देखूंगी कि तू अपनी ज़बान से मेरे रवि का नाम कैसे लेती है। इतना कहकर रवि बाहर चला गया और रोते हुए रिया अपने बेडरूम में चली गई। अगले दिन सुबह होते ही रिया ने सबसे पहले गांव फोन लगाकर रवि को चाचा जी को इमरजेंसी कहकर शिमला बुलाया। चाचा जी भी बिना कोई सवाल किए तुरंत गांव से निकल पड़े। चाचा जी देर रात को रिया के फार्म हाउस पहुंचते हैं। चाचा जी को देख रवि चौंक जाता है और पूछता है, चाचा जी आप अचानक यहाँ कैसे? इस पर चाचा जी कहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? इसके बाद रवि ने चाचा जी को गले लगाकर स्वागत किया। फिर तीनों साथ बैठ के डिनर करने लगे। डिनर करके रवि अपने कमरे में सोने चला गया। फिर रिया ने अकेले में चाचा जी को सारी बात बताई। चाचा जी को सारी बातें सुन के थोड़ी हैरानी हुई। रिया कहती है, चाचा जी आज रात आप खुद सब कुछ अपने आंखों से देख लीजिएगा। रिया और चाचा जी एक कमरे में बैठ के चुपके से रवि पे नजर रखते हैं। जब आधी रात हुई रवि उठ गया और सज धज के कमरे से बाहर निकल के मेन डोर की तरफ जाने ही लगा कि उतने में रिया ने रवि को पीछे से आवाज दी। रवि गुस्से से पीछे मुड़ा और रिया को मारने के लिए दौड़ा। रिया भाग के बेड पर चढ़ गई। रवि भी बेड पर चढ़ गया और रिया के बाल पकड़ के उसे जमीन में घसीटते हुए ले आया और लड़की की आवाज में बोला, आज तेरी जबान काट के तेरा रोक टोक का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। ये कह के रवि रिया को घसीटते हुए रसोई की तरफ ले जाने लगा। रिया लगातार चिल्ला रही थी। ये सब नजारा चाचा जी कमरे से छुप के देख रहे थे। रवि ने चाकू उठाया। उतने में चाचा जी ने रवि को पीछे से पकड़ लिया। रवि को बहुत गुस्सा आता है। वो रिया को छोड़ देता है और पीछे पलटकर चाचा जी के छाती में एक जोरदार लात मारता है और फिर रिया की तरफ बढ़ने लगता है। चाचा जी फिर से उठ के रवि को पीछे से पकड़ लेते हैं। रवि गुस्से में आकर रिया और चाचा जी को बहुत बुरी तरह मारता है और बाहर निकल जाता है। रिया और चाचा जी रवि का पीछा करते हैं तो देखते हैं रवि पास वाले शमशान में जाकर बैठ जाता है। रिया और चाचा जी रवि को वहीं छोड़ के वापस फार्म हाउस आ जाते हैं। रात करीब 2 बज चुके थे। चाचा जी ने रिया से कहा, ये तो बहुत भयानक स्थिति में है, इसके लिए कल ही मुझे गांव के पास वाले जंगल में जहां एक नागा बाबा कुटिया बनाकर रहते हैं वहां अपने बेटे को भेज के नागा बाबा को बुलाकर यहाँ लाना होगा। मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि वो यहाँ आएंगे भी या नहीं, पर इस जानलेवा मुसीबत से अब वही हमें बचा सकते हैं। चाचा जी ने ये सारी बात अपने बेटे को बताई। चाचा जी का बेटा गांव के मुखिया को लेकर जंगल में गया और नागा बाबा के पैरों में गिरकर मदद की गुहार लगाने लगा। नागा बाबा ने सारी घटना सुनी। वो बिना कुछ बोले तुरंत ही खड़े हो गए और साथ में एक गमछा और एक छोटी सी पोटली लेकर गाड़ी में बैठ गए और वो लोग शिमला के लिए निकल गए। उधर रवि सुबह शमशान से वापस आने के बाद एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। चाचा जी भी एकदम नॉर्मल होकर रवि के साथ गांव की बातें करने लगे ताकि नागा बाबा के आने तक वो घर से बाहर ना चला जाए। रात करीब 9 बजे चाचा जी का बेटा मुखिया जी और नागा बाबा फार्म हाउस पहुंच गए। नागा बाबा को देखते ही रवि चिढ़ गया और अपने भाई से बोला, ये किसे उठा लाए हो, भगाओ इसे यहाँ से। नागा बाबा जो कि पूरे रास्ते चुप थे और वो चाचा जी के बेटे से बोले, तुम गेट पर खड़े हो जाओ, ये डायन यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना कहकर नागा बाबा ने अपनी पोटली में हाथ डाली और बबूत निकाली
और कुछ मंत्र पढ़ के रवि की तरफ फेंक दिया। रवि भागकर अपने बेडरूम में गया और बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सब डर गए और दरवाजा पीटने लगे। नागा बाबा ने सबको वहां से हटने को कहा और फर्श पर सिंदूर से कुछ रंगोली जैसा बनाकर उसके चारों तरफ सबको हाथ जोड़ के बैठने को कहा और खुद ध्यान पर लग गए। कुछ देर बाद रवि खुद ही दरवाजा खोल के बाहर आ गया। उसने लाल साड़ी पहनी थी और पूरे श्रृंगार किया हुआ था और नकली लंबे खुले बाल भी लगाए थे। लाल गुस्से से भरी आंखें, वो इतना भयानक लग रहा था कि कोई उसके करीब जाने का हिम्मत नहीं कर रहा था। बाहर आकर रवि नागा बाबा को गुस्से से देखने लगा। सब डर गए कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। नागा बाबा ने कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अब यह अपने असली रूप में आई है। नागा बाबा ने रवि से कहा, नीचे बैठ जा बेला। ये सुन के डायन चौंक गई कि इस बाबा को मेरा नाम कैसे पता चला। वो डायन नीचे रंगोली के सामने बैठ गई। नागा बाबा ने पूछा, इसे क्यों परेशान कर रही है, यहाँ से चली जा। वो डायन बोली, नहीं, ये लड़का मुझे पसंद है, मेरा पति भी ऐसा ही लंबा चौड़ा था। फिर एक दिन उसने मुझे जहर देके मार दिया और जंगल में फेंक दिया। तब से मैं भटक रही थी। जंगल के रास्ते मुझे रवि दिखा, मुझे पसंद आ गया, इसलिए मैं इसके पीछे आ गई। अब मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नागा बाबा ने बोला, तूने अपनी कहानी पूरी तो नहीं बताई, इसे मैं पूरा कर देता हूँ। नागा बाबा ने डायन की पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी और कहा कि तेरा जन्म बहुत ही अशुभ ग्रह नक्षत्रों में हुआ था, जिसकी वजह से तुझे बचपन से ही बुरी शक्तियों से लगाव था। तू तंत्र मंत्र करने लगी। बाद में इस बात का तेरे घर वालों को भी पता चल गया। तेरे घर वालों ने बहुत ही सीधे लड़के से तेरी शादी कर दी। तेरे 2 बच्चे भी हुए। तूने फिर भी अपने काले कारनामे टोने टोटके नहीं छोड़े। आस पड़ोस में और रिश्तेदारी में काली क्रियाएं करके उनका सुख चैन छीनती रही। हद तो तब हो गई जब तूने तंत्र विद्या के लिए अपने दोनों बच्चे की बलि दे दी और उन्हें काट कर अपने ही पति को खिला दी। तेरे पति ने अपने बच्चे की उंगली देखी, उसे शक हुआ और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? तूने कहा, वो ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं। उसे तुझ पे पहले से ही शक था। जब उसने बच्चों को कमरे में नहीं देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। गुस्से में आके उसने कुल्हाड़ी से तेरी हत्या कर दी और शिमला से थोड़ी दूर जंगल में तेरी लाश फेंक के शहर छोड़ के भाग गया। तब से तुम वहां भटकने लगी और आते जाते लोगों को अपना शिकार बनाने लगी। जब कच्चे रास्ते पे रवि की गाड़ी बंद हो गई और रवि गाड़ी से बाहर निकला, तभी तूने उसे अपना शिकार बनाया। अपनी सच्चाई बाबा के मुंह से सुन के डायन चौंक गई। सबने डायन की तरफ हैरानी से देखा तो वो छाती पीट पीट के रोने लगी। तभी नागा बाबा ने चाचा जी के बेटे से बोला कि इस डायन का हाथ पकड़ लो और अपनी पोटली से बबूत निकाल के उसमें गंगाजल मिला के कुछ मंत्र पढ़ के डायन के मुंह में डाल दिया। वो डायन जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए रवि का शरीर छोड़ दिया। रवि बेहोश हो जाता है। रिया और बाकी सब ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद रवि को भी होश आ गया। अपनी पूरी कहानी सुन के रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नागा बाबा के पैरों पे गिर के उन्हें धन्यवाद करता है और कहता है, बाबा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपको कुछ पैसे दूं तो क्या आप लेंगे? नागा बाबा बिना कुछ बोले नीचे उतर गए और गाड़ी में जाकर बैठ गए। चाचा जी, मुखिया जी और चाचा जी का बेटा भी गाड़ी में जाके बैठ गए और सब गाँव के लिए निकल गए। सुबह होते ही रिया और रवि भी अपना सामान लेके दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।